अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। नाज़रीन, आज जो पॉलिटिकल व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल अशरफ साहब मौजूद हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं समरीन, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मौसम तो बड़ा ही दिन ब दिन सुहाना होता जा रहा है, क्या कहेंगे? सुहाना ठंडा हो रहा है ना तो आप ठंडक आप लेकिन सियासी जो है वो गर्मा गर्मी जो है हिद्दत में भी उसी तरह इजाफा किया जा रहा है। जी सर, आज का जो टॉपिक ये है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ सर, ये एक ही पार्टी के दो लीडर आपस में झगड़ पड़े हैं, सियासी बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? समरीन, एक तो इस पूरे जो कज़िया है इसको समझने की ज़रूरत है कि हुआ क्या, मतलब क्या मसला क्या है। और अगर दानियल अजीज़ अचानक जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं आसन इकबाल के ऊपर, तो असल वजह क्या है? मतलब क्या ये पार्टी के अंदर कोई ऐसा खलफशार है, कोई ऐसी डिवाइड आ रही है, या उसका आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है, या फिर ये सिर्फ कुछ ज़ाती मामला चल रहे हैं? तो आपने देखा कि इसके ऊपर फॉलोअप आया दो जगह से, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से। एक फॉलोअप इसका आया कि जब साद रफ़ीक ने इसके ऊपर बात कही, और उसने खैर मतलब उसने ये बात कही कि जो पार्टी और एंटिड चीज़ें हैं, या आप चूँकि पार्टी का हिस्सा हैं, तो अगर आपको कोई भी एक दूसरे के साथ किसी भी किस्म का इख्तलाफ महसूस होता है, तो उसके लिए बेहतरीन जो फोरम है वो पार्टी ही है। पार्टी के साथ आपको उसको आगाह करना चाहिए और अपने तमाम शिकायत उस पार्टी के सामने, पार्टी हेड के सामने, या जो पार्टी की बॉडी है उसके सामने रखनी चाहिए, ताकि वो उसका अजाला कर सके। उसके बाद आज उसके ऊपर राना सनाउल्लाह उन्होंने भी बात की है, और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन्होंने तो बाकायदा इशारा कर दिया जो शायद साद रफ़ीक ने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि ज़ाती चपकलिश है आपस में, हल्के के अंदर जो मुकामी सियासत होती है, ये इस बात को समझने के लिए हमें जो ज़िला नारवाल है उसकी सियासत को सामने रखना पड़ेगा कि कोई पार्टी की कोई ऐसी नहीं है, कोई पार्टी के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ या खलफशार इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नुक्ता आगाज़ नहीं है, बल्कि बड़ी सीधी सी बात है, सीधा सा फार्मूला है। मैं आपको बताऊँ कि जो जैसे वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे जब जो ज़िले के इलेक्शन होते हैं, वो ज़िला नाज़िम के हों, वो मेयर के हों, या ज़िला कौंसिल के इलेक्शन हुआ करते थे, तो उस दौरान भी हमेशा से आसन इकबाल ग्रुप और दानियल अजीज़ ग्रुप अलग अलग जो है वो हमेशा से बिहेव करते थे। वो पार्टी पॉलिसी से भी हट के चीज़ें आगे बढ़ती थी, और ख़ास तौर पे उसमें दानियल अजीज़ का ग्रुप जो है वो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ कर जाता था। जबकि चूँकि आसन इकबाल हैं तो उनका चूँकि इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा पार्टी के अंदर भी इन्फ्लुएंस है, और उनको ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है पार्टी के अंदर, नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो उनका चूँकि पर्सोना बड़ा डिफरेंट सा पर्सोना है, तो वो हमेशा पार्टी की लाइन और पॉलिसीज़ और इन चीज़ों को हमेशा लेके चलते हैं। जबकि माजी में जब अहमद इकबाल जो इनके बेटे हैं आसन इकबाल के, उनकी जब मेयरशिप के ऊपर भी बात हुई, तो तब भी एक अलग ग्रुप जो है वो दानियल अजीज़ की क़यादत में वो फॉर्म हुआ, और उसने अपना कैंडिडेट जो है उसकी जगह पे खड़ा करना चाहा, तो तब भी ये इख्तलाफ उसी तरह बाहर निकला था। तो ये वहाँ की मकामी सियासत के रंग हैं बुनियादी तौर पे। तो इसका किसी पार्टी के अंदर हम कहें इख्तलाफ, या पार्टी के अंदर खलफशार कहें, तो उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अब इस बात को समझने के लिए कि क्या जो है वो दानियल अजीज़ जो है वो, और इस टाइम फ्रेम पे जब ये क्यों एक इख्तलाफ जो है वो उभर के नेशनल मीडिया के ऊपर आता है, या वैसे जो चीज़ें हैं वो ऐसे लगती हैं कि जैसे शायद पार्टी के अंदर कोई खलफशार पैदा हो रहा है। तो मैं बताऊँ कि चूँकि इस दफ़ा हुआ ये है कि आप जो ज़िला नारवाल के अंदर दो नशिस्तें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून को एक अलग कैंडिडेट की ज़रूरत जो है वो महसूस होगी। और तब जो है वो आपको पता है कि जब वैक्यूम आता है तो उसके ऊपर फिर डिसीजन मेकिंग के लिए भी जो है वो वहाँ के सरकर्दा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी राय की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ पे आसन इकबाल उनकी सीट है, तो उनके ऊपर तो पार्टी कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फैसला साजी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दानियल की सीट है तो उसके ऊपर फैसला साजी की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरह उसके साथ जो एमपी शिप्स की जितनी भी सीटें हैं वो एक मुस्तकिल, चूँकि वो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, तो वहाँ पे सारे वो लोग हैं कि जो हमेशा ही जीत रहे हैं, तो पार्टी को उससे अलग फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। वो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके पास हो तो पार्टी हमेशा उन्हीं पे जुआ खेलेगी और उन्हीं को आगे लेगी और पार्टी के साथ वो मुखलिस भी रहे। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे एक है मौलाना गयासुद्दीन की सीट है। मौलाना गयासुद्दीन की सीट है चूँकि मौलाना गयासुद्दीन जो पिछला कुछ टेन्योर गुजरा, जब ख़ास तौर पे जब लोटा साजी का यहाँ पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल रहा था और जनरल फैज़ की करामात चल रही थी, तो उस टाइम पे मौलाना गयासुद्दीन जो हैं वो उस धड़े का हिस्सा थे जो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के पीटीआई के साथ जोड़ता है या आज़ाद ग्रुप का जो है वो नारा बुलंद करता है। तो एक तो वो सीट थी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को सोचना था कि क्या वो ऐसे ही कैंडिडेट को, ऐसे आदमी को दोबारा से टिकट देगा कि जो जिसकी वफादारी किसी भी वक्त किसी भी के साथ भी तब्दील हो सकती है। दूसरी चीज़ ये थी। दूसरा एक हल्का है जो वहाँ पे जहाँ पे कह लें कि सूबाई जो गुज़श्ता साबिक़ सूबाई वज़ीर सईदुल हसन हैं, उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो जीते थे, लेकिन वो पीटीआई की सीट पे थे। अब वहाँ पे जो वैक्यूम है वो था कि एमपी शिप के लिए कौन सा राइट मैन कौन सा हो सकता है और मजबूत जो सीट निकाल सकता है। क्योंकि पिछला जो अगर हम देखते हैं तो उसके मुस्लिम लीग नून ने वो गेन ही नहीं लिया, वहाँ पे अपनी सीट को लूज़ किया था और जहाँ से वो सीट लूज़ कर रही है मुस्लिम लीग नून, वहाँ उसकी हमेशा से रिट रही है और हमेशा से वो हल्का मुस्लिम लीग नून का ही रहा है। तो वो इस दफ़ा हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हार गई उस चीज़ को, तो उसे दोबारा से रिकन्सिडर करना है उस गैप को। और वहाँ पे जो पहले होते थे वो अवैस कासम होते थे, तो अवैस कासम मुस्लिम लीग नून के साथ उनका वाबस्तगी थी, अब दोबारा से उनकी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन चूँकि वो खुद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, फिर उसके बाद वो मुस्लिम लीग काफ और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब दोबारा से मुस्लिम लीग नून, तो इस तरह पार्टी के लिए शायद वो इतने क्रेडिबल नहीं होंगे उस तरह करके। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को इस हल्के के ऊपर भी जो है वो दोबारा से एक जायज़ा लेके एक नए कैंडिडेट का इंतखाब करना है। तो ये 2 चैलेंजेस थे जो डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर हैं। आपकी बात सुनते हुए मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने ये बयान दिया है कि जो है दानियल अजीज़ ऐसे लोटों को, उन्होंने लोटों का वर्ड यूज़ किया, ऐसे लोटों को जो है ओहदा देना चाह रहे हैं जो अपनी वफादारियाँ चेंज कर चुके हैं। तो क्या मुझे लग रहा है कि फिर उनका बयानिया किसी हद तक ठीक जा रहा है या सही है? हाँ, काफ़ी हद तक। देखिए आसिम इकबाल एक बड़े सीजनड और बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और बड़े आपको पता है कि उनकी सियासत ओवरऑल जितने भी उनकी बड़ी पढ़ी लिखी और संजीदा सियासत करने वाले हैं। और यानी आसिम इकबाल उनकी हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमने लूज स्टेटमेंट कभी नहीं देखी कि जहाँ पे उन्होंने कभी किसी की ज़ातियात के ऊपर बात की हो। वो नज़रियाती बात कर सकते हैं, वो पॉलिसी की बात कर सकते हैं, वो इस तरह की एडवांस और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के वाले आदमी हैं। और यही वजह है कि वहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट नारवाल को भी देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम है वो एजुकेशनल सेक्टर में करवाया गया और वो भी आसिम इकबाल मतलब इन्होंने करवाया। और उन्होंने ये उनका देखें ना, ये विजन की बात है कि अगर कोई बंदा अपने इलाके के लिए चुनाव करता है चीज़ों का, तो वो यूनिवर्सिटीज़ का करता है, वो कॉलेजेस का करता है, तो वो एजुकेट कर रहा होता है, तो उससे उसकी परसोने का अंदाज़ा होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब अपने इलाके को कुछ देना चाहता है तो वो पढ़ाई और लिखाई ही देना चाहता है, बेहतर बनाना चाह रहा होता है। तो अगर दानियल अजीज़ अपने ग्रुप के अंदर उन लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जिनकी वफादारियाँ माजी में किसी और के साथ और फिर उनके साथ बदलती रहीं, तो अब चूँकि आसिम इकबाल पार्टी पॉलिसी जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो इन चीज़ों को और वो जितना भी आपने देखे पिछले दिनों के जितने भी आपने देखा कि चीज़ें डावाडोल कैसे होती रहीं, सियासत में कलाबाजियाँ कैसे चलती रहीं, तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि ये एक विजनरी बात भी है और ये असूली बात भी है कि वो राइट मैन का इंतखाब करें। ख़ास उसके लिए राइट मैन जो है वो चूँकि अहमद इकबाल जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जब वो मेयर थे तो उन्होंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर बेशुमार काम किए हैं, तो वो एक बंदे ने डिलीवर किया है तो अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए अगर वो डिलीवर कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो आसिम इकबाल के बेटे हैं तो इस वजह से अहमद इकबाल को एडवांटेज मिलना चाहिए,
نہیں بلکہ وہ ایک آدمی ہے, اس نے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ اس نے اسٹارٹ اپ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیلیور کرتا ہے, تو وہ رائٹ مین ہو سکتا ہے. اگر پارٹی کے پاس دوسری چوائسیز نہیں ہیں, بہتر چوائسیز نہیں ہیں, تو وہ رائٹ مین ہو سکتا ہے. سر جی سر, یہ معاملہ تو تبھی تھمے گا جب ہمیں رزلٹ کا پتہ چل جائے گا کہ بھئی نارووال میں جو ہے کون ٹکٹ حاصل کرتا ہے, کس کو ٹکٹ ملتا ہے, اور یہ جو بیانیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں کون جیتے گا یا کس کا بیانیہ زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے. تو بہت شکریہ سر, آپ نے جو ہے ہمیں اپنے تجزیے سے کیا. میں نے کافی پروگرامز دیکھے تھے, لیکن جو آپ نے مجھے نارووال کے اندر سے جو ہے ہمیں جو سیاست بتائی, اس کا مجھے جو ہے علم نہیں تھا. مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کو بھی نہ پتہ ہوگا, اور آپ نے ہمیں اتنی امپورٹنٹ باتیں بتائی. بہت شکریہ سر جی. اور ناظرین, ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کا نظریاتی کیا ہے, تجزیہ آپ کا کیا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر کے بتائیں گے. ہم اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی آپ کو جواب دیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.